हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। जो हम पढ़ रहे थे लेसन 3 वैद्युत करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो पढ़ रहे थे विद्युत धारा, उसका पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3, जो कि हमारा आधारित होगा विद्युत धारा घनत्व। इसमें पढ़ेंगे, उसमें के बाद पढ़ेंगे विद्युत चालन किससे कहते हैं, उसके बाद और कुछ हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं संजय मिश्रा आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा मैथ में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा जो आज का लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2 होगा, जो कि हमारा थर्ड लेसन का होगा। ये हमारा लेसन 3 चल रहा है, ठीक है, लेसन 3 चल रहा है। इसमें हम लोग हेडिंग लगाएंगे विद्युत घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी जिसको बोलते हैं। होता क्या है धारा घनत्व, तो इसको समझिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखते हैं। जिससे मान लीजिए कोई ये करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट इसमें कोई मान लीजिए एक तल रखते हैं और मान लेते हैं कि इस तल का जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो इस आई के साथ थीटा कोण बना रहा है। ये क्षेत्रफल वेक्टर है, थीटा कोण बना रहा है। तो धारा घनत्व की परिभाषा क्या होगी? किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट से निकलने वाला या अनुप्रस्थ काट के लंबवत निकलने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो लंबवत निकलने वाली धारा घनत्व का मतलब ये हो जाएगा कि धारा की दिशा में इसकी वैल्यू लेंगे तो हो जाएगा वेक्टर ये cos थीटा, यानी प्रति एकांक लंबवत वेक्टर या प्रति एकांक क्षेत्रफल वेक्टर के लंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहेंगे? धारा घनत्व कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे। किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को उस चालक से या उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि धारा घनत्व कहते हैं। निकलने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व का मतलब ये होगा कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है। समझिए इसको, जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्रफल है, अब हमें निकालना है कि इसके पे करंट डेंसिटी कितनी है, धारा घनत्व कितना है। तो हम देखेंगे इसके लंबवत जितनी करंट निकलेगी, इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितनी करंट निकलेगी वही इसकी धारा घनत्व कहलाएगी। अब मान लीजिए इसका क्षेत्रफल वेक्टर और धारा दोनों एक ही दिशा में होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्षेत्रफल वेक्टर लें वो और धारा दोनों एक ही दिशा में होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर ऐसा देखा गया कि जो क्षेत्रफल वेक्टर है, इस जो ये सतह है, मान लीजिए जो प्लेन माने हमने, या जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माना गया है, उसका क्षेत्रफल वेक्टर ये धारा आई के साथ थीटा कोण बना रहा है। तब इस समय जो धारा घनत्व होगा J बराबर आई अपान वेक्टर ये cos थीटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ये cos थीटा कह सकते हैं। तो यदि यहां से हम I = निकालेंगे तो J इंटू ये इंटू cos थीटा आ जाएगी वैल्यू। तो I = देखेंगे तो वेक्टर ये इंटू वेक्टर ये लगा सकते हैं। यहां से क्या बात समझ में आ रही है? यहां से बात ये समझ में आ रही है, जो धारा घनत्व है J वो कौन सी राशि? सदिश राशि। धारा घनत्व क्या है? सदिश राशि। ये क्या है?
सदिश राशि है, और दोनों का कास लगा है तो कैसा गुणन होगा? अदिश गुणन होगा, जो कि हमारा धारा के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे धारा घनत्व, धारा घनत्व अदिश राशि है, सॉरी सदिश राशि है। कैसी राशि? यदि इसके मात्रक की बात करेंगे तो धारा का मात्रक एम्पियर होगा और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो मात्रक की बात करेंगे तो आ जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह एक सदिश राशि, सदिश है तो इसमें दिशा होगी। धारा घनत्व की दिशा क्या होगी? तो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, चालक में प्रवाहित जो दिशा होगी वो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में होगा। ठीक है, यानी चालक में जिधर धारा प्रवाहित होगी उसका धारा घनत्व की दिशा उधर ही होगी। क्लियर हुआ? मानना चाहे तो मान भी लेंगे। माना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, माना किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ये है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो धारा घनत्व। क्लियर? इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो धारा घनत्व समझ में आया? होता क्या है? प्रत्येकांक क्षेत्रफल में या प्रत्येकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से के अभिलंब गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के प्रत्येकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली जो धारा होगी उसी को क्या नाम देंगे? धारा घनत्व नाम देंगे। ठीक है, यानी ये तो मान लीजिए कोई प्लेन है, मान लीजिए ये कोई सतह है, दोबारा इसको देख लीजिए एक फिगर से और ही। इसे मान लीजिए कोई सतह है, अब इससे कितनी धारा निकल रही है? मान लेते हैं जो इसके अंदर से गुजर रही है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल मान लेंगे, क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की ओर है, ये है, और इसमें जो धारा बह रही आई, तो इस केवल इस सतह का, इस चालक का जो करंट डेंसिटी होगा वो हमारा होगा J = I अपान, अब बीच का कोण कितना होगा? 0, तो ये cos 0 मतलब J = क्या आ जाएगा? I अपान ये आ जाएगा। कब? जब चालक का क्षेत्रफल वेक्टर या किसी परिच्छेद का क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा वो धारा के साथ 0 अंश का कोण बना रहा होगा। ठीक है, यानी इसके अभिलंबवत यदि हम पूछें क्या ये जो करंट इधर वाला फ्लो होगा कि यह धारा घनत्व को बताएगा? ये धारा घनत्व को नहीं डिफाइन करेगा। जो इसके भीतर से गुजरेगा, इसके बाउंडेड क्षेत्रफल से गुजरेगा, वही तो धारा घनत्व बताएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, समझा चुके हैं। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद मिटा रहे हैं, नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, देखिए जो हमारा ये हेडिंग है, धातुओं में विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ये हमारा इस सत्र में 2020 और 21 में बोर्ड परीक्षा में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कट गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मॉडल होता क्या है आप लोग को मैंने पहले भी बता चुके हैं, कई लेक्चर में बताया हूँ कि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं जो कि धनावेशित होते हैं। इस पर कोई आवेश नहीं, धनावेश, तो टोटल प्रभाव किसका पड़ेगा? धनावेश। और जो इसकी बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इससे मुक्त बंधे होते हैं, ये इसमें चक्कर लगाते रहते हैं, ये भी चक्कर लगाते हैं, ये भी। लेकिन जो करीब वाला होगा वो परबल विद्युत बल से बंधा होगा या नाभिकीय बल या विद्युत आकर्षण बल से बंधा होगा। जो दूर वाला होगा उस पर थोड़ा बल का मान कम होगा, जो सबसे बाहरी होगा उस पर और बल का मान कम होगा। यानी जो बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर जो आकर्षण बल होता है यह बहुत कम होता है। तब ये सामान्यतः कमरे के ताप पर बताया गया है, तापीय विक्षोभ के कारण। तो होता क्या है कमरे के ताप, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, अब इसमें लाखों परमाणु पाए जाएंगे, लाखों क्या करोड़ों, जिनको हम लोग गिन नहीं सकते। मान लीजिए कमरा का ताप 28 डिग्री सेल्सियस है और जो चालक है कॉपर या कुछ भी ले लीजिए
उसका कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ ऊष्मा इधर लेगा या नहीं लेगा, बोलिए लेगा भाई, क्योंकि ऊष्मा का प्रवाह अधिक से कम की ओर होता है, अधिक ताप वाले वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर। जब ये कुछ ले लेगा तो इसके तापीय विक्षोभ, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसके इसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो कम बल से बंधे हुए थे वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो उन्हीं को क्या नाम देंगे? अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, अब एक तो होंगे नहीं, कई होंगे, क्योंकि कई ज़्यादा परमाणु होंगे, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर उधर अनियमित रूप से गति करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, तो ये कैसे गति करते हैं, इसमें अंदर इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे भाई। जब फ्री होंगे तो जाहिर सी बात है कि बैठने से रहाइश होगा नहीं, इनके पास बैठ सकते नहीं हैं, तो ये चलने लगेंगे। अब मान लीजिए चलेगा तो पहले ऐसे जाएगा, फिर यहाँ मान लेते हैं कोई जब इलेक्ट्रॉन निकला था तो वहाँ धनावेश बनाकर निकला होगा, तो उस धनावेश से टकराएगा, मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आया तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकला था इसके धनावेश से टकराया, फिर यहाँ पर गया, ऐसे ही चला जाता है। तो इनका जो औसत वेग होता है टोटल, वो क्या होता है, शून्य होता है। औसत वेग यानी टोटल वेग मिला के क्या होगा, 0। अरे भाई जितना इधर जाएंगे उतने इधर आएंगे, उतने इधर जाएंगे, टोटल विस्थापन क्या होगा, 0। तो औसत वेग का मान लगभग 0 होता है। अब सोचिए जब ये कंडीशन होती है, मान लीजिए आप दुकान पर गए, कहीं कापर का वायर या कोई कापर रखा हुआ है, तो टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से तो रूम टेम्परेचर मान लिया जाए और 25 डिग्री सेल्सियस इसका मान लिया जाए, तो ये कुछ ऊष्मा लिया, इसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गया इसमें अनियमित यथाक्षय मतलब अनियमित रूप से रैंडम मोशन करता रहेगा। जितना ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो धारा इधर बहेगी, पता लगा ये इलेक्ट्रॉन इतना इधर आ गया, धारा इधर बह गई, दोनों के धारा कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गया। ठीक है, तो इनका औसत वेग 0 होता है। ये जितना इधर जाएंगे उतना इधर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अंदर अनियमित रूप से गति करेंगे, किसी एक दिशा में गति नहीं करेंगे। इसीलिए जब तक इसमें बैटरी नहीं लगाएंगे, इसको एक सर्किट नहीं कंप्लीट करेंगे, एक परिपथ नहीं बनाएंगे, तब तक इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर? तो ये धारा क्यों नहीं बहती? अनियमित गति के कारण। यदि इनका गति नियमित हो जाए, किसी एक दिशा में हो जाए, तब तो धारा बहेगी, वरना इलेक्ट्रॉन धारा नहीं बहेगी। अब सोचिए, आप ही सोचिए, जितना इधर जा रहा है धारा प्रवाहित हो रही है, उतना इधर आ रहा है, तो फिर क्या फायदा, जितना इधर गया उतना इधर, धारा दोनों एक दूसरे के कैंसिल आउट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बताया गया कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस चालक के, इस कंडक्टर के अंदर कब तक, जब तक कि इसके अंदर कोई बैटरी ना लगाई जाए तब तक ये बैटरी नहीं लगी हुई है, तब तक ये इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। और इन्हीं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये टेम्परेचर अर्जित करके, ताप को अर्जित करके, ग्रहण करके फ्री हो जाते हैं, इन्हीं को मुक्त इलेक्ट्रॉन देते हैं या चालन इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, क्योंकि ये चालन का काम करते हैं। लेकिन कब चालन का काम करेंगे? जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तब करेंगे। तब तक के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम मोशन करते रहेंगे, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। ठीक है, ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट था। अब इसको हम जो लिखा है उसको समझिए। सभी पदार्थों की संरचना छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर होती है, मालूम है? क्लियर? केंद्र पर नाभिक जो कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से बना होता है तथा चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? विभिन्न कक्षाओं में मोशन करते हैं। परमाणु के आंतरिक कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन, मतलब जो अंदर की कक्षाएं होती हैं, जो इसके पास वाली कक्षाएं होंगी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के, इस कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन प्रबल नाभिकीय बल से बंधे होते हैं। अब यहाँ प्रबल नाभिकीय बल के साथ साथ आप वैद्युत बल भी कह सकते हैं। ठीक है, जबकि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कम बल से या कम प्रबल बल से बंधे होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। सामान्यतः कमरे के ताप पर तापीय विक्षोभ के कारण ये जो टेम्परेचर ले रहा है फिर फ्री हो रहा है, तो इसको तापीय विक्षोभ कहेंगे। ताप के कारण विक्षेपित हो रहा है, इसीलिए तो तापीय विक्षोभ कहेंगे। तापीय विक्षोभ के कारण इलेक्ट्रॉन मूल नाभिक से अलग हो जाता है, मतलब इस अपने इलेक्ट्रॉन से नाभिक से क्या होता है, फ्री हो जाता है परमाणु से, तथा चालक के अंदर अनियमित गति करने लगता है। आपको हमने बताया कि अनियमित कैसे, इसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया, फिर किसी से टकराया, यहाँ चला आया, फिर टकराया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे अनियमित गति करता रहता है। मतलब उसका कोई नियम नहीं है कि एक ही दिशा में प्रवाहित हो, अनियमित गति करते रहते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अच्छा, जो धातु होंगे उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 10⁹ प्रति मीटर क्यूब होती है। प्रति मीटर क्यूब का मतलब सुनो, एकांक आयतन में, एकांक घन मीटर के आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है लगभग 10⁻29 होता है। ये तो आपको नहीं पल्ले पड़ रहा है, तो
आप ये समझ लीजिए। अच्छा 10 के घाते 29 का मतलब ये हुआ इतनी कोट का होता है, लगभग आगे कुछ कम ज़्यादा 3 × 10 के घाते 20 × 10 के घाते ऐसा कुछ लगा होगा, ठीक है। फिर लगाया गया धातुओं की चालकता। जब हम देखें तो सबसे ज़्यादा चालकता चांदी की होती है, उसके बाद तांबा की होती है, फिर सोना की, फिर एल्युमिनियम की, आदि ऐसे तत्व आते रहते हैं। मतलब चांदी का तार लगाएंगे तो उसकी चालकता सबसे ज़्यादा होगी, मतलब उसमें प्रतिरोध का मान कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो आप चाहें यदि अच्छे कंडक्टर लगाना चाहते हो तो चांदी का तार लगवा सकते हैं अपने घरों में, ठीक है। चांदी के तार लगवा लीजिए। पता लगा लाइट विभाग वाले चांदी का तार लगा दें, जितना तार नहीं लाइट नहीं ले उतना तो लाइट की चोरी छोड़ के तार की चोरी होने लगी। तार ही उठा ले जाया करें भाई, चांदी का तार क्या करना है। फिर तांबा का लग जाता है, कापर का, सोना, उसके बाद एल्युमिनियम, सोना भी लगवा सकते हैं, आप लोग की इच्छा। फिर जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, उन्हें क्या कहेंगे? कुचालक। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होंगे? कुचालक होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया? नोट हो गया? ठीक, अगला हेडिंग लगते हैं, मिटाएं। हेलो बच्चों, हम लोग जो लेक्चर 2 पढ़ रहे थे उसी में ये भी ऐड होगा, चलिए उसी में पढ़ना है। लिखा है जो हमारा हेडिंग है वो है धात्विक चालक में विद्युत आवेशों का प्रवाह। यानी यदि कोई चालक है, तार है, तो उसमें विद्युत आवेश कैसे चलता है। तो सबसे पहले हम उन कंडीशन में पढ़ने चल रहे हैं जब हमारा कोई बैटरी कनेक्ट ना हो, कोई बैटरी ना जुड़ा हो। तो पहले समझेंगे, उसके बाद हम पढ़कर सब आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसको भी इसी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में ही हमने और डिफाइन कर रखा है पहले से। होता क्या है कि मान लेते हैं जो बाहर का टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस है और ये अंदर का वायर है इसका 25 डिग्री सेल्सियस है। तो जाहिर सी बात है कि इधर का ताप ज़्यादा है, इधर का कम है, तो ये कुछ ताप लेगा अपनी तरफ। कुछ ताप लेंगे तो इनके जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो जो कम बल से बंधे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। और वो इलेक्ट्रॉन करेंगे क्या? अनियमित रूप से गति करेंगे, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अनियमित रूप से गति करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यदि निकल कर यहाँ पर आ गया तो यहाँ धनावेशित बना गया धनावेशित ना। तो होता क्या है कि जैसे तमाम इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तमाम क्या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बनते हैं। आपको बताया गया होगा, पिछले इसी वीडियो में बताया गया है कई पिछले हेडिंग में, कि किसी चालक में 10 के घाते 29 कोट के इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रति मीटर क्यूब में, यानी एकांक आयतन में। तो होता क्या है वास्तव में कि चालक के अंदर की कंडीशन बता रहा हूँ। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से जो धनायन था उससे टकरा गया, उससे धनायन से टकराया। अब इसका यहाँ से यहाँ तक जाने में जो चाल थी वो कितनी थी, या इसका वेग कितना था? तो 10 के घाते 5 मीटर प्रति सेकंड था। कितना था? 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी बहुत स्पीड से गया। तो हुआ क्या कि इसने टकराया और टकराने के बाद इधर चला आया, यहाँ पर आया तो यह धनावेश यहाँ भी मिल गया। हम लोग धनावेश को ऐसे बनाएंगे बिल्कुल हैज की तरह, चौपट की तरह, हैज जो चौपट रहता है सारी, हैज की तरह। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो मान लेते हैं इससे टकराया। इस समय की बात करूँ जब कोई करंट, कोई बैटरी ना जुड़ी हो, आप सामान्य अवस्था में कॉपर में देख सकें कि क्या होता है। जब इससे टकराया तो इधर भी वेग उतना होगा। अच्छा, इस वेग को क्या नाम दिया गया था? तापीय वेग या ऊष्मीय वेग, ठीक है। यहाँ आया, टकराया, पता लगा ये यहाँ पहुँच गया, टकराने के बाद यहाँ गया, टकराया, यहाँ आ गया। ऐसे ही टकराते टकराते चल रहा है, लेकिन हर जगह इसका वेग क्या हो रहा है? इतना ही हो रहा है। चाल इसकी इतनी है, वेग नहीं कह सकते हैं, चाल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेग में दिशा भी होगी, दिशा तो समान है नहीं। तो होता क्या है, देखा यह गया कि इसका जो औसत वेग आया, औसत वेग आया v एवरेज, वो कितना आया? 0 आया। मतलब जितना इधर गया उतना इधर गया, उतना इधर गया, यानी जितना प्लस डायरेक्शन में जाएगा उतने माइनस डायरेक्शन में आ जाए, वेग क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए बताया गया कि औसत वेग क्या होता है? 0, यानी इलेक्ट्रॉन जितना इधर जाते हैं उतना इधर जाते हैं। तो देखा यह गया कि जब ये यहाँ से यहाँ तक गया तो मान लेते हैं कि 2 एम्पियर की धारा इस दिशा में बनाया, लेकिन जब इधर से इधर आया तो 2 एम्पियर की धारा इस दिशा में बना दिया, तो दोनों धाराओं की दिशा विपरीत हो गई, एक दूसरे से कट गए, ठीक है। तो ये देखा गया कि इनका जो औसत वेग है, इलेक्ट्रॉन किसी दिशा में नहीं चल रहे हैं, तो इनका औसत वेग जो है वो क्या है? 0 है। यदि औसत वेग 0 है तो यानी कोई इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन यदि यहीं पर पूछा जाए कि औसत चाल कितनी होगी, तो इसकी औसत चाल जो होगी, इसको डायग्राम भी आप लोग को बना लीजिएगा, हम बना दे रहे हैं,
समझ लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से चला, यहाँ कोई धनायन है उससे टकराया, यहाँ पर आ गया, यहाँ भी किसी धनायन से टकराएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ किसी धनायन से टकराएगा, हम मान लेते हैं यहाँ चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता रहता है। तो जो यहाँ से यहाँ जाने में चाल थी वो 10 के घाते 5 मीटर पर सेकंड थी। यहाँ भी वही थी, चाल समान थी। तो देखा गया जो एवरेज वेग है, ये वेग को हम v से लिखेंगे। एवरेज वेग जो होगा हमारा ये कितना होगा, एवरेज वेग हमारा 0 होगा। लेकिन हम देखेंगे कि औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो हमारा चाल है इसको ऐसा कर दें, वेग एवरेज, ये अभी तो वेग है ना, लेकिन मॉड लगा दें, मतलब इसके परिमाण की बात करेंगे। किसका बात करेंगे, परिमाण। तो जो वेग होता है उसका परिमाण ही तो चाल कहलाता है। वेग में दिशा हटा दीजिए, मतलब परिमाण केवल निकाले तो वो क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। तो यहां पर जो इसकी चाल होगी वो 0 नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो औसत चाल तो 0 नहीं है कितनी औसत चाल, लगभग 10 के घाते 5 मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी औसत चाल है। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब देखिए इसमें, अच्छा पहले इतना समझ लें उसके बाद लिखिए। हमने लिखाया क्या है, इसको आप लोग को बना लेना है डायग्राम ऐसे। सामान्य स्थिति में प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो कोई भी एक कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, जो अत्यंत उच्च वेग से धनायनों के बीच के स्थान में गति करते रहते हैं, मतलब एक धनायन यहाँ है, एक धनायन यहाँ है, एक यहाँ, तो इनके बीच में ऐसे ऐसे अत्यंत उच्च वेग से गति करते हैं, जो उनका वेग होता है जिसका मान लगभग, ये लगभग का चिन्ह है, 10 के घाते 5 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, गति करते समय इलेक्ट्रॉन धनायनों से बार बार टकराते हैं। भाई पहले यहाँ जाएगा, फिर टकराएगा, फिर ऐसे बार बार टकराएगा, क्योंकि जो 10 के घाते 29 इलेक्ट्रॉन है तो लगभग उतने धनायन भी बनेंगे, तभी तो तमाम धनायन होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, अधिक मात्रा में होंगे, इसलिए टकराएंगे, जिससे इनकी दिशा बदल जाती है और औसत वेग क्या होगा, 0 होगा। दिशा बदल रही है तो औसत वेग निकालेंगे, वेग में दिशा होती है, चाल में दिशा नहीं होती, तो औसत वेग क्या होगा, 0 होगा। अतः सामान्य अवस्था में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। सामान्य अवस्था का मतलब यह हुआ कि जब उसमें कोई कंडक्टर, कोई चालक ना जोड़ा जाए तो। उसके बाद हमने लिखा है माध्य मुक्त पथ। ये क्या होता है, यहां से यहां तक मान ली दूरी चला गया λ1, यहां से यहां तक की दूरी λ2, यहां से यहां तक की दूरी λ3। तो माध्य मुक्त पथ निकालने के लिए यदि हम निकालें तो λ बराबर हो जाएगा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस डॉट 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 λn अपान n कर देंगे। मतलब जितने बार टक्कर हो उनके सब के बीच की चली गई दूरी का माध्य मुक्त पथ λ से लिखते हैं, एवरेज। क्या, तो इसमें हम देखेंगे कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है। तो हमने लिखाया 2 क्रमागत टक्करों के बीच, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को उसका माध्य मुक्त पथ कहते हैं। यहां से निकाल लें, उसके बाद इनको जोड़ दें, या ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, सब दूरी क्या कहलाएंगी, माध्य मुक्त पथ कहलाएंगी। ठीक है, माध्य मुक्त पथ को λ से लिखते हैं। इसका मान 10 के घाते -9 मीटर की कोटि का होता है। मतलब इसके बीच की जो दूरी होती है लगभग 10 के घाते -9 कोटि की होती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हमने लिखा है एक शब्द श्रांत काल। तो श्रांत काल होता क्या है, इसे हम लोग टाउ से लिखते हैं, ग्रीक वर्ड टाउ आप लोग पढ़े होंगे 11th में। होता क्या, किसी 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगे समयांतराल को, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक गया एक टक्कर, उसके बाद दूसरा टक्कर, इन दोनों के बीच जो समय लगेगा, समय का अंतर आएगा, अंतराल समझिए पहले। मान लीजिए इसमें लगा 10 सेकंड और इसमें लगा 2 सेकंड, तो हम कहेंगे जो 8 सेकंड का अंतराल आएगा वही इसका श्रांत काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, श्रांत काल। तो 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को, समय को नहीं, लगे समय अंतराल को, मतलब कितना समय का डिफरेंस आया, वो उसका क्या कहलाएगा, श्रांत काल कहलाएगा। और इसका मान लगभग 10 के घाते -4 सेकंड होता है। कितने का, टाउ का, टाउ का जो टाउ, इसे हम टाउ से लिखते हैं श्रांत काल को, और इसका मान लगभग 10 के घाते -4 सेकंड होता है। क्लियर। तो इसमें क्या क्या चीजें हम लोग पढ़े, सामान्य अवस्था में, मतलब कोई वायर, कोई बैटरी कनेक्ट ना करें,
तो इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या होता है? शून्य। ये कैसे गति करते हैं? अनियमित गति करते हैं, इसीलिए इनमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन औसत चाल की बात करें, औसत वेग दूसरा होता है, औसत चाल दूसरा। इस बात को समझिए, कंपटीशन लेवल में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि औसत चाल क्या होगा, औसत वेग क्या होगा। औसत वेग का यदि परिमाण निकाल लें तो औसत चाल कहलाएगा, जो कि हमारा जीरो नहीं होगा, क्योंकि परिमाण की जहां बात की वहां पर दिशा नहीं लगेगा, केवल परिमाण की चाल की बात होगी। उसका मान लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है। फिर हमने सरांत काल बताया, माध्यमुख पथ बताया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए। लिख गया? नोट कीजिए। ओके, चलिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है अनुगमन वेग या अपवाह वेग, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं, और इसको हम लोग वीडी से लिखते हैं, वी सफिक्स में डी से लिखेंगे। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये समझिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रिलेशन भी निकलेगा, न्यूमेरिकल भी लगेगा, और ये डिफिनीशन के तौर पे भी आते हैं। होता क्या है, ये वेग क्या है, इसको मैं पहले समझा दूं, उसके बाद पढ़कर आपको सुना रहा हूं क्या लिखा है मैंने। जब किसी चालक को, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, और इसको हम एक बैटरी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ दें? किसी बैटरी से, किसी बैटरी से जोड़ देंगे, तो होगा क्या कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, मान लेते हैं कुछ धनायन भी होंगे, ऐसा मान लिया जाएगा। अच्छा, ये इधर का सिरा प्लस है तो इधर बी वोल्ट, इधर 0 वोल्ट, तो इधर का वोल्टेज कितना हो गया? बी, इधर का 0। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लेते हैं ये धनावेशित है। क्या है? धनावेशित। तो इलेक्ट्रॉन, आपको मैंने बताया था कि जो नेगेटिव आवेश होता है, माइनस आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो लो विभव से उच्च विभव की ओर चलते हैं, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, और जो धनात्मक आवेश होते हैं वो हाई से लो की ओर चलते हैं। अब ये जितने इलेक्ट्रॉन थे, ये लो से मतलब 0 से V की ओर आने लगे। अब जब चले तो वहां से बार बार धनायनों से टकराने भी लगे। टकराए तो उसमें कुछ ऊर्जा हानि हुई। अब ऊर्जा हानि हो गई तो ये बैटरी की जो ऊर्जा ले रहे थे, ये ऊष्मा के रूप में व्यय होती रही। इसीलिए हम लोग कहते हैं प्रतिरोध लगता है, जिसका नाम एक प्रतिरोध आएगा, आगे पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चली आ रहे थे, तो ये एक कोई वेग नहीं दे पा रहा है, केवल कर क्या रहा है, उच्च विभव वाले सिरे की ओर सूक्ष्म नियत वेग से, एक छोटे से वेग से इसको त्वरित कर देता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा था, ये कहा कि आप इतने चले आए, ये इतने चले आए, सब लोग ऐसे लाइन लगा लेते हैं, बिल्कुल लाइन में हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसको एक वेग नहीं दे पाएगा, एक सूक्ष्म नियत वेग से त्वरित करेगा उच्च विभव वाले सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, धनावेश क्या होंगे? ये ऐसे चलेंगे, टकराने से जो भी बचेगा वो इधर जाकर लो विभव की ओर आता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को सूक्ष्म नियत वेग मिलता है, इसी को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। और इसका मान, इसको हम लोग वीडी से लिखेंगे, और इसका मान लगभग 10⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन जितने इधर उधर थे, इधर तो थे भाई, आपको बताया मैंने अभी ना कि इधर उधर गति कर रहे थे। थोड़ा बड़ा बनाएं, आपको ये सब चिंदी चोर लग रहा होगा। मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, तार है, इसका धन सिरा, ये 0 वोल्टेज, ये V वोल्टेज। तो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, जो रैंडम मोशन अनियमित गति कर रहे थे, उनको ये हाई वोल्टेज एक दिशा दिखा देगा, खींचेगा नहीं, केवल दिशा में व्यवस्थित कर देगा, चलाता नहीं है, केवल व्यवस्थित कर देगा। और जो धनावेश होंगे उनको लो वोल्टेज की ओर जाएंगे, वो सब ऐसा होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म नियत, मतलब ऐसा करिए कि सब लोग, पार्टी चल रही थी, सब लोग आपस में मीटिंग कर रहे थे, 4-4 लोग खड़े होकर आपस में गफड़ाके मारते बात कर रहे थे। एक लोग ने बीच में बोला, अटेंडेंस प्लीज लुक एट मी, या अटेंडेंस हियर, इधर कुछ भी कीजिए, इधर ध्यान दीजिए, या जो भी कह सकते थे उसने किया। और सब लोग अपने अपने स्थान से ऐसे एक लाइन पे खड़े हो गए, सब लोग इधर उधर थे और एक लाइन में खड़े हो गए। ऐसा कंडीशन कुछ बना, सब इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे थे। एक बैटरी लगी, जैसे कनेक्ट किया गया, स्विच ऑन किया गया, तैसे ये वोल्टेज गया इधर, सबको अपनी ओर इसका सिरा कर लिया। अब ये सब इलेक्ट्रॉन इधर चलने के लिए तैयार हैं,
लेकिन होता क्या है कि इसका विभव इनके टक्कर के कारण कुछ ऊर्जा विलास हो जाती है, इसीलिए इसको एक नियत गति ना देकर केवल त्वरित गति, हल्का सा गति करके एक सूक्ष्म नियत वेग से इनको विस्थापित करता है। एक छोटा सा वेग होगा जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, अनुगमन वेग देंगे। और यह नियत वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी को हम लोग अपवाह वेग भी बोलते हैं, जैसे मैंने हेडिंग में लिख दिया अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अपवाह वेग कब उत्पन्न होता है, जब चालक में बैटरी लगती है। पहली बात, क्या वैसे अपवाह वेग होता है? नहीं, वैसे अपवाह वेग नहीं होगा। जब बैटरी लगेगा और बैटरी जो है इलेक्ट्रॉन को एक सूक्ष्म नियत वेग से उच्च विभव वाले सिरे की ओर जब त्वरित करेगी, उसी सूक्ष्म, उसी छोटे से वेग को, मामूली से वेग को, नन्हे से वेग को क्या नाम देंगे, अनुगमन वेग नाम देंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं। जब तार को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र रखने का मतलब ये हुआ कि इधर प्लस इधर माइनस, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना इधर बना विद्युत क्षेत्र। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र एक्सटर्नल था, मतलब बाह्य था, एक्सटर्नल वैद्युत क्षेत्र है। तो हमने बताया था कि ये वैद्युत क्षेत्र में ऋण आवेश होंगे तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलेगा। सब जगह बात एक ही समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे धन आवेश की ओर। ठीक है, चाहे हम कह दें कि इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश हैं इसलिए लो विभव से उच्च विभव की ओर जा रहे हैं, मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव कर रहे हैं, या ऐसे कह दें कि धन आवेश इधर से इधर जा रहे हैं इसीलिए इलेक्ट्रॉन इनके विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो धारा भी ऐसे बहेगी, बहेगी नहीं बहेगी, बोलो। धारा प्रवाह, भाई इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में धारा बहती है, तो इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहे, केवल छोटे छोटे से वेग से अपने अपने स्थान पर ऐसे त्वरित हो गए हैं, बिल्कुल लाइन में हो गए हैं। ठीक है, चल नहीं रहे हैं और धारा प्रवाह शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये जब इलेक्ट्रॉन में बैटरी जोड़ने से पहले भी इलेक्ट्रॉन चलते हैं, लेकिन वो अनियमित गति करते हैं, इसीलिए कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। जब हम बैटरी जोड़ते हैं तो सब इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले की ओर नियमित हो जाते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, एक दिशा में हो जाते हैं, इसीलिए धारा प्रवाहित होती है, उसके पहले नहीं होती। क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो धारा नहीं प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है, लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि वो अनियमित गति करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। बैटरी जोड़ने के बाद एक दिशा में, एक डायरेक्शन में मोशन करता है, गति करते हैं, त्वरित नियत वेग से चलते हैं, जिसको हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं, और इसीलिए सबकी दिशा समान हो जाती है, सबसे करंट ऐसे प्रवाहित होने लगता है। क्लियर? हमने जो लिखा समझ लीजिए। तार को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल आरोपित होता है, एक विद्युत बल आरोपित होगा, और इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन त्वरित होने लगते हैं, मतलब चलने लगते हैं। परंतु इलेक्ट्रॉन के धन आयनों से बार बार टकराने से बैटरी से ली गई ऊर्जा व्यय होती रहती है। ठीक है, इस प्रकार बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, एक बहुत तेजी वाला गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव सिरे की ओर, जो हाई पोटेंशियल वाला शीर्ष होगा, वर्टेक्स होगा, उधर और एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, ऐसा आप डेफिनेशन लिखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, आपको फुल नंबर मिल सकते हैं। फिर किसी चालक के, हमने दोबारा इसको लिख दिया, या आप चाहें तो इतना ही लिखें, चाहे तो इसको लिखें, इसको लिखेंगे ज़्यादा ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड में थोड़ा लिखना भी दिखाना भी रहता है। किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा त्वरक विभव की दिशा में प्राप्त होने वाला औसत वेग अपवाह वेग कहलाता है। ठीक है, जिस दिशा में जाएगा वो जो वेग होगा उसी को क्या कहेंगे, अपवाह वेग, और इसका मान लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि सूक्ष्म है। ठीक है बच्चों, बस आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब हम लोग जो कल से पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने 2 कन्वर्ट कर दिया, 2 लेक्चर कर दिया एक ही में। लेक्चर नंबर 3 जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग में संबंध, धारा में संबंध, कुछ डेरिवेशन करेंगे जिसपे हमारे न्यूमेरिकल लगेंगे, कंपटीशन लेवल के साथ साथ यूपी बोर्ड के। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, ओके।